नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर आप लोग के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की होमवर्क सीरीज जो है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? यह कैमरून में हुआ है। कहाँ हुआ है? कैमरून में। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? यह कैमरून में हुआ है। बताइएगा, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? गेट हो जाएगा। और गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और गेट का नाम परिवर्तित करके WTO कब कर दिया गया था? 1995 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1995। और बताइएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित की गई है? या महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित की गई है? या महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। बताइएगा, अजय वारियर युद्धाभ्यास जो है वो किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। किस किस के मध्य होता है? भारत एवं ब्रिटेन के मध्य होता है। और बताइएगा, अजय वारियर युद्धाभ्यास जो है विगत जो हाल फिलहाल में या कहाँ किस राज्य में संपन्न हुआ है? या उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। बताइएगा, हाल ही में जस्टिन रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? या मेघालय की हो जाएंगी। हाल ही में जस्टिन रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? या मेघालय की हो जाएंगी। बताइएगा, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अभी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? संगम कुमार साहू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संगम कुमार साहू हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में चीन रूस ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? या साउथ अफ्रीका में किया है। हाल ही में चीन रूस ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? या साउथ अफ्रीका में किया। और साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ हो जाएगी? प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया हो जाएगी। और सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पे जोहान्सबर्ग हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? या विशाखापट्टनम हो जाएगा। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में आयोजित किया। बताइएगा, हाल ही में USA की मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68% अनुमोदन के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन हो गए हैं? यह नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में USA की मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68% अनुमोदन के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? यह नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसी जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? या कर्नाटक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य के द्वारा हासिल किया गया है? कर्नाटक के द्वारा हासिल किया गया। सब विगत जो पूर्व था ना, वो मणिपुर इसमें पहले स्थान पे आया था। और खेलो इंडिया बीच गेम्स के दोनों संस्करण कहाँ आयोजित हुए हैं? दमन एवं गोगलाबिल बीच, दमन एवं दीव हो जाएगा। गोगलाबिल बीच दमन एवं दीव में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? या 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा देश है? सिंगापुर हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। बताइए, हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? या केरल में आयोजित किया गया। हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? केरल में आयोजित किया गया मकरविलक्कू। बताइएगा, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन सी फ्रेंचाइजी बन गई है? RCB। और हाल फिलहाल में इसकी बिक्री हो गई है 16,500 करोड़ में। और बिरला ग्रुप ने खरीदा इसको। हाँ, बताइएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लगाने का आग्रह किया है या पोक्सो में लगाने के लिए किया? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लगाने का आग्रह किया है या पोक्सो में हो जाएगा? बताइएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 21 में। बताएगा अस्पृश्यता का निषेध जो है वह किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 17 में हो जाएगा। बताया अनुच्छेद 16 में किसका उल्लेख है? समानता का अधिकार का उल्लेख हो जाएगा। इसमें अवसर की समानता का अधिकार का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतरराज्य समझौता किया है या असम राज्य के साथ किया? हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतरराज्य समझौता किया है? असम के साथ किया। और बताइएगा मेघालय राज्य जो है वह किस राज्य से टूटकर अलग हुआ था या असम से अलग हुआ था? मेघालय राज्य जो है किस राज्य से टूटकर अलग हुआ था? असम से अलग टूटकर अलग राज्य निर्मित हुआ था। बताइएगा पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी हो जाएगी? या वॉयेजर फर्स्ट हो जाएगी। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी पर पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी हो जाएगी? वॉयेजर फर्स्ट हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य के द्वारा हासिल किया गया या महाराष्ट्र के द्वारा हासिल किया गया? और बताइएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। योजना आयोग को नीति आयोग कब से कर दिया गया? 2015 से कर दिया गया। कब से कर दिया है? 2015 से। बताइएगा हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसको चुना गया है? या राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया। और बताइए सरस्वती सम्मान जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा तानसेन जो थे वो किसके दरबारी गायक हो जाएंगे या अकबर के हो जाएंगे? किसके हो जाएंगे? अकबर के हो जाएंगे। और बताइए तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? या ग्वालियर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में हो जाएगा। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा एवं झांसी की रानी का मकबरा दोनों का वही एक ही जगह हो जाएगा। और बताएगा तात्या टोपे का समाधि कहाँ स्थित है? या शिवपुरी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तात्या टोपे की समाधि कहाँ हो जाएगी? शिवपुरी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया सरस्वती सम्मान 2025 के लिए। बताइएगा हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? या टोबी कियर को किया गया। किनको किया है? टोबी कियर्स को किया गया। टोबी कियर्स। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? टोबी कियर्स को किया गया सम्मानित टाइलर पुरस्कार से। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना दिवस की स्थिति को मनाया गया है या 15 जनवरी को मनाया गया? हाल ही में सेना दिवस की स्थिति को मनाया गया है 15 जनवरी को मनाया गया। और बताइएगा मतदाता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। किस स्थिति को मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। और असम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और असम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। बताइएगा उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश का राज्य का क्या नाम था? मध्य प्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रांत इसका नाम था। बताइएगा हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया। और बताइएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर क्या क्रम है इनका? 47वां क्रम हो जाएगा। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। वाशिंगटन डीसी तो राजधानी है उसकी। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। और अभी वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप है ये क्या में क्रम के? 47वें क्रम के हो जाएंगे। बताइएगा और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अभी हाल फिलहाल में अरेस्ट किया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑपरेशन अब्सोल्यूट करके कुछ है। मादुरई को किया गिरफ्तार। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वर्सोए भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं या 92वें क्रम के बने? हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वर्सोए जो है भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 92 क्रम के। और 91 क्रम के कौन थे? राहुल वीएस जो तमिलनाडु के हो जाएंगे। राहुल वीएस 91 क्रम के। और 92 क्रम के कौन हो जाएंगे? आर्यन वर्सोए हो जाएंगे जो दिल्ली के हैं। बताइएगा हाल ही में
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में आईएसएम धनबाद को मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? या 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में आईएसएम धनबाद को मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आईएसएस क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? या स्पेसएक्स के सहयोग से। हाल ही में आईएसएस क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? या स्पेसएक्स के सहयोग से लौटा है। बताइएगा हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदियों के रूप में मान्यता मिली, इसका संबंध किस देश से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। और बताइए कंगारू का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और बताइएगा प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और बताया किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि जंगलों में आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने के कारण जंगलों में आग लग जाती है। क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने के कारण जंगलों में आग लग जाती है। मतलब आग जल्दी नहीं खत्म होती है, जलती रहती है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्तीय पोषित BSL 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? या गांधीनगर में रखी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? गांधीनगर गुजरात में रखी है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? यह परवीन वशिष्ठ को किया गया। किनको किया गया? परवीन वशिष्ठ को किया गया। और CBC की स्थापना शायद 61 में है। 61 है। बताइएगा हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए किसने आमंत्रित किया है? यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आमंत्रित किया। हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए किसने आमंत्रित किया है? यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आमंत्रित किया गया है। बताइएगा हाल ही में प्रोजेक्ट वायुबान किसने लॉन्च किया है? यह भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में प्रोजेक्ट वायुबान किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा। और बताइए वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष। बताइएगा हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? यह विदर्भ के द्वारा जीता गया। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? विदर्भा के द्वारा जीता गया। बताइएगा हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य का कृषि विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? यह पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाएगा। और बताइएगा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 जो है वो कहाँ आयोजित होने वाला है? या भारत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत में आयोजित होने वाला है। बताइएगा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? यह नई दिल्ली में होगा। हाँ, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? यह नई दिल्ली में। बताइएगा हाल ही में 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू होगा? PESA पेशा एक्ट यह झारखंड में लागू हुआ। कहाँ होगा? झारखंड में लागू हुआ। हाल ही में 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू होगा? झारखंड में। और अभी असम सरकार के द्वारा है ना, अभी हाल फिलहाल में एक बिल लाया गया जो वहाँ पर बहु विवाह जो नीति थी उसको खत्म करने के लिए बिल लाया गया है। बताइएगा हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन हुआ। इसका संबंध किस व्यक्ति से हो जाएगा? या संजय राउत से संबंधित हो जाएगा। हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन हुआ। इसका संबंध किस व्यक्ति से हो जाएगा? संजय राउत से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा संजय राउत। बताइएगा हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? या असम में किया गया। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों के द्वारा बगुरम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? या असम में किया गया। बताइए हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? या 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 17वां संस्करण आयोजित हुआ। अजय वारियर का भी जो था ना आपका 17वां संस्करण। हाँ 17वां संस्करण है। बताएगा हाल ही में इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? यह जाम्बिया के द्वारा। हाल ही में इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? यह जाम्बिया के लिए। बताइए हाल ही में मुलगाओ केलबाई पेठ उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? या गोवा में आयोजित किया गया। हाल ही में मुलगाओ
केलबाई पेट उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह गोवा में। और बताइएगा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। पर्पल फेस्टिवल जो है वो गोवा में मनाया जाता है। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। और बताइए मोपा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा में आयोजित स्थित हो जाएगा। मोपा हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? गोवा में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हो जाएंगे। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रमोद सावंत हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? या 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार जो है वह किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? या पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? या पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन नवीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नितिन नवीन नियुक्त हुए हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? या 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। बताइएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से किसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किस राज्य को? तेलंगाना को प्राप्त है। किस राज्य को प्राप्त है? तेलंगाना को प्राप्त है विशेष राज्य का दर्जा। 11 राज्य में जो है ना दक्षिण में तेलंगाना हो जाएगा, आपका उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और 7 सिस्टर और सिक्किम को लगा के 11 हो जाते हैं। बताइएगा हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? 608 दिन। और सर्वाधिक दिनों तक रहने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के पास है अंतरिक्ष में? एलेक्सी लेनेलोव हो जाएंगे, जो 1000 से ज्यादा दिन तक रहे हैं। कितने दिनों तक रहे हैं? 1000 प्लस दिन रहे हैं। एलेक्सी लेनेलोव हो जाएंगे। और सुनीता विलियम्स के पास कितना दिन हो जाएगा? 608 दिन हो जाएगा रहने का रिकॉर्ड। बताइएगा हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जनवरी को। और इसकी स्थापना कब हुई थी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की? 21 जनवरी 1972 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 21 जनवरी 1972। बताइए हिमाचल प्रदेश का कब है? 1971 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1971 हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? या तेलंगाना में प्रारंभ है। हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? या तेलंगाना में। और बताइए तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119 है। कितनी हो जाए? 17 क्यों नहीं से? हाँ 117 हो जाएगा। सॉरी 117। हाँ 17 119 117 विधानसभा सीटें कहाँ हो जाएगी? तेलंगाना में हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में ओरोबेचे एजिप्टायाका खरपतवार से भारत की कौन सी फसल को प्रभावित हो गई है? या सरसों हो जाएगी। हाल ही में ओरोबेचो एजिप्टायाका खरपतवार से भारत की कौन सी फसल को प्रभावित हो गई है? या सरसों हो जाएगी। और सरसों कौन सी फसल हो जाएगी? रवि फसल हो जाएगी। सरसों कौन सी फसल हो जाएगी? रवि फसल हो जाएगी। तो साथियों आज की होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के लिए कमेटी का गठन कब हुआ था? यह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग इसके ये समिति का गठन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसकी 200 किसके लिए हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन? या कलकत्ता विश्वविद्यालय में 200 की जांच के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में 200 की जांच के लिए। बताइएगा ली आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? यह लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा से संबंधित हो जाएगा। ली आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा से संबंधित ली आयोग हो जाएगा। और बताइएगा ली आयोग जो है वो किस वर्ष गठित हुआ था? यह 1924 में गठित हुआ। ली आयोग कब गठित हुआ था? 1924 में गठित हुआ था। 26 में था। बताइएगा हाल ही में व्हिटले आयोग जो है
सॉरी हाल ही बोलिए, विटले आयोग जो है वह कब गठित हुआ था? विटले आयोग यह 1928 में गठित हुआ था। विटले आयोग कब गठित हुआ था? 1928 में। और यह किस पे विचार के लिए गठित हुआ था विटले आयोग? यह श्रमिकों की स्थिति के विचार के लिए गठित हुआ था। बताइएगा भारतीय वैधानिक आयोग का गठन कब हुआ था? यह 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। बताए क्रिप्स आयोग का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। क्रिप्स आयोग का गठन कब हुआ था? 1942 में। बताए क्रिप्स आयोग के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय? या लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। क्रिप्स आयोग के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? या 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। बताइएगा दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन कब हुआ था? 1901 में हुआ था और एक 1943 में हुआ था। 2 बार हुआ था। दुर्भिक्ष जांच आयोग का दुर्भिक्ष आयोग का गठन 1901 में, दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन 1943 में हुआ था। और शिक्षा के विकास से संबंधित कौन सा आयोग हो जाएगा? सर्जेंट आयोग हो जाएगा। बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर किसने संबोधित किया था? या महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर किस व्यक्ति के द्वारा संबोधित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? यह RNT रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किस व्यक्ति के द्वारा कहकर संबोधित किया गया था? यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा संबोधित कर कहा गया था। बताइएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और आजाद शत्रु और देश रत्न किस व्यक्ति को महात्मा गांधी कहते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते। किसको कहते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बताइएगा सरदार की उपमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को किन के द्वारा दी गई थी? यह बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? बारदोली की महिलाओं के द्वारा। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में होता बारदोली सत्याग्रह। और बताइएगा इसी आंदोलन में सरदार पटेल के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? कर मत दो। कौन सा नारा दिया गया था? कर मत दो। हाँ कर मत दो। 1/3 टैक्स जो बढ़ा दिया था ना उसी के लिए विरोध में हुआ था यह आंदोलन। बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस व्यक्ति के द्वारा कहकर पुकारा गया था? यह एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहकर पुकारा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। और बताइएगा एडोल्फ हिटलर की जो जीवनी थी उसका क्या नाम था? मीन कैफ। क्या हो जाएगा? मीन कैफ। एडोल्फ हिटलर की जीवनी का क्या नाम था? मीन कैफ। और इसका अर्थ क्या हो जाता है? मेरा संघर्ष। क्या हो जाएगा? मेरा संघर्ष हो जाएगा। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर कितने बिलियन डॉलर का कितने बिलियन पाउंड का जो है जुर्माना लगा था? या 5 बिलियन पाउंड का लगा था। कितना का लगा था? 5 बिलियन पाउंड का लगा था। बताइएगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपमा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? या अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 72 दोनों देते हैं। लुसेंट में 74 दिया हुआ है। और कहाँ हुआ था? राधानगर कलकत्ता पश्चिम बंगाल हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 राधानगर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइएगा तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और बताइएगा इसमें किसकी पराजय हुई थी? तराइन के प्रथम यह मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। बताइए चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था। और बताइएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। बताइएगा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? या 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। और किस किस के मध्य हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। बताइएगा खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। और इन्हीं के पोतों के मध्य जो है ना हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 76 में। बताइएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था?
यह 1528 में हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। और किस किस के मध्य हुआ था चंदेरी का युद्ध? बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बताइएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। और बताए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और बताए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, जो 1540 में हुआ था। इसी में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। बताइएगा तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? यह 1565 में हुआ था। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और इसी युद्ध के पश्चात जो क्या हो गया था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध के पश्चात। बताइएगा कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? यह 1741 में। कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? यह 1741 में हुआ था। और इस युद्ध में राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? 1541 में। और इसमें जो है ना राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और बताए ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। और बताइएगा ब्लैक होल परिघटना में कितने व्यक्ति जो थे वे जीवित बचे थे? 146 में से 23। 146 में से 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। कितने व्यक्ति बचे थे? 23 व्यक्ति। 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और बताइएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन निर्मित हुआ था? मीर जाफर निर्मित हुआ। कौन निर्मित हुआ था? मीर जाफर निर्मित हुआ था। और बताए बक्सर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था। बताइएगा वाडीवाल्स का युद्ध जो है वह किस किस के मध्य लड़ा गया था? या फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। वाडीवाल्स का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य लड़ा। देखिए बेदरा का युद्ध जो था 1759 में लड़ा गया था, जिसमें डच्चों का बोरिया बिस्तर अंग्रेजों ने बांध दिया था। और वाडीवाल्स का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर बांध दिया था अंग्रेजों के द्वारा। बताइएगा रूहेला का युद्ध कब लड़ा गया था? या 1774 में। रूहेला का युद्ध कब लड़ा गया था? 1774 में रूहेला का युद्ध लड़ा गया था। बताइएगा खुर्दा का युद्ध कब लड़ा गया था? या 1795 में लड़ा गया था। खुर्दा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1795। और रूहेला का युद्ध कब लड़ा गया था? 1774 में लड़ा गया था। और बताइएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 को हुआ था। और बताइएगा 1857 की महान क्रांति डेट सहित बताइएगा कब से? 10 मई 1857 से प्रारंभ हुई थी। और बताइएगा मंगल पांडे के द्वारा मेजर बारो एवं ह्यूमस की हत्या, लेफ्टिनेंट ह्यूमस की हत्या कब कर दी गई थी? या 29 मार्च 1857 को कर दिए थे। कब कर दिए थे? 29 मार्च 1857 को ह्यूमस एवं मेजर बारो की हत्या कर दिए थे। और इनको फांसी कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 से 1918 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था। और कब तक चला था? 12 नवंबर 1918 तक चला था। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत की पहली रामसर स्थल कौन सी है? या चिल्का झील? उड़ीसा की चिल्का झील हो जाएगी। भारत की पहली रामसर स्थल कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगी। बताइएगा दुनिया का पहला रामसर साइट कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप हो जाएगा। दुनिया का पहला रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? कोबर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और बताइए भारत जो है रामसर सम्मेलन में कब हस्ताक्षर करके सम्मिलित हो गया था? 2 फरवरी 1982 को। बताइएगा वर्तमान समय में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 98 हो गई। वर्तमान समय में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 98 हो जाएगी, जिसमें अभी नवीनतम एटा का हो जाएगा, पटना पक्षी विहार, और गुजरात का होगा छाछ छीट है, छाछ छीट, छड़ी घाट, हाँ सॉरी छड़ी घाट। बताइएगा
हरिके झील जो है रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? या पंजाब में हो जाएगा। हरिके झील रामसर स्थल किस राज्य में हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। बताइएगा वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि किस राज्य में हो जाएगी? या केरल में हो जाएगी। बताइएगा तसो मुरारी की झील किस राज्य में हो जाएगी? यह लद्दाख में हो जाएगी। तसो मुरारी कहाँ हो जाएगी? लद्दाख में। तसो मुरारी कहाँ हो जाएगी? लद्दाख में। बताइएगा दीपोर बिल झील जो है वह किस राज्य में हो जाएगी? असम में हो जाएगी। दीपोर बिल कहाँ हो जाएगी? असम में। दीपोर बिल कहाँ हो जाएगी? असम में। बताइएगा कजली झील कहाँ हो जाएगी? या पंजाब में ही हो जाएगी। हरिके झील और कजली झील कहाँ हो जाएगी? पंजाब में हो जाएगी। बताइएगा अष्टमुदी झील कहाँ हो जाएगी? केरल में। अष्टमुदी झील कहाँ हो जाएगी? केरल में। बताइएगा भीतरकनिका मैंग्रोव आर्द्रभूमि जो है वह किस राज्य में हो जाएगी? या उड़ीसा में हो जाएगी। भीतरकनिका मैंग्रोव आर्द्रभूमि किस राज्य में हो जाएगी? उड़ीसा में। बताइएगा चंदेर टेल आर्द्रभूमि किस राज्य में हो जाएगी? चंदेर टेल या हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। चंदेर टेल आर्द्रभूमि किस राज्य में हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा आर्द्रभूमियों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किस भारत में किस आर्द्रभूमि का है? या रेणुका का हो जाएगा। और रेणुका किस राज्य में हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। बताइएगा होकेरा आर्द्रभूमि का किस राज्य में हो जाएगी? या जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। होकेरा कहाँ हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। बताइएगा नांगल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? नांगल पंजाब में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नांगल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। बताइएगा समसपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। समसपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा कांवरताल झील किस राज्य में हो जाएगा? या बिहार में हो जाएगा। कांवरताल कहाँ हो जाएगा? बिहार में। और बिहार में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 6। गोकुल बक्सर, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, नागी नकटी, और उसके बाद आपका गोगाबिल कटिहार, गोकुल कांवर झील 6 हो गया। कांवर झील। बताइएगा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा समन पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? यह भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नवाबगंज और समन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? यह भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा लोनार झील जो है कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। लोनार झील कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। और लोनार झील का जो है उद्गम जो है क्रेटर, ज्वालामुखी के क्रेटर से हुआ है। बताइएगा तसोकर आर्द्रभूमि किस राज्य में हो जाएगी? या लद्दाख में हो जाएगी। तसोकर आर्द्रभूमि कहाँ हो जाएगी? लद्दाख में। तसो मुरारी कहाँ हो जाएगी? ये भी लद्दाख में हो जाएगी। बताइएगा खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? खिजड़िया या गुजरात में हो जाएगा। खिजड़िया कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। बताइए पाला आर्द्रभूमि कहाँ हो जाएगा? या मिजोरम में हो जाएगा। पाला आर्द्रभूमि कहाँ हो जाएगी? मिजोरम में। पाला आर्द्रभूमि कहाँ हो जाएगी? मिजोरम में। बताइएगा सतकोसिया गौर्ज आर्द्रभूमि किस राज्य में है? या उड़ीसा में हो जाएगी। सतकोसिया गौर्ज आर्द्रभूमि कहाँ हो जाएगी? उड़ीसा में। बताइएगा टम्पारा झील किस राज्य में हो जाएगी? उड़ीसा में ही हो जाएगी। टम्पारा झील कहाँ हो जाएगी? उड़ीसा में हो जाएगी। बताइए चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? चित्रागुंडी या तमिलनाडु में हो जाएगी। चित्रागुंडी कहाँ हो जाएगी? तमिलनाडु में। बताएगा नागी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? या बिहार में हो जाएगा। बताएगा नज नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नज नारायण या तमिलनाडु में हो जाएगा। नज नारायण कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। सर्वाधिक आर्द्रभूमियों की संख्या किस राज्य में है? तमिलनाडु में हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। बताइएगा उधवा झील कहाँ हो जाएगी? या झारखंड में हो जाएगी। उधवा कहाँ हो जाएगी? झारखंड में हो जाएगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो एनवायरमेंटल साइंस दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय आपात का उल्लेख हो जाएगा। 352 में किसका उल्लेख हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात का हो जाएगा। और बताइए राष्ट्रीय आपात अभी तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। 61, 71, 62, 71, 75 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 62, 71 और 75 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लग चुका है। और बताइएगा 62 में किसके कारण लगा था? भारत और चीन युद्ध के कारण लगा था। और 71 में किसके कारण लगा था? भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण। और 75 में किसके लिए लगा था? आंतरिक कलह के कारण राष्ट्रीय आपात लगा था। बताइएगा अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन का हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और बताइएगा राष्ट्रपति शासन जो है वह किस स्थिति में लगाया जाता है?
राज्य के संवैधानिक तंत्र असफल होने पर राज्यपाल के अनुशंसा कर मतलब राज्यपाल के विचार विमर्श पे अनुशंसा करने पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है संवैधानिक तंत्र असफल रहने पर। और बताइएगा सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब राज्य में लगाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब राज्य में लगाया गया था। और बताइएगा सबसे ज्यादा अवधि तक एक ही समय में सबसे ज्यादा अवधि तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है? या जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और बताइएगा अलग अलग समय अवधि में किस राज्य में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा है? या पंजाब राज्य में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? पंजाब राज्य में हो जाएगा। अलग अलग समय अवधि में पंजाब राज्य में और एक ही समय अवधि में जम्मू कश्मीर में 62 से 68 तक लगा था 6 वर्षों के लिए। और पंजाब में अलग अलग समयों के लिए 10 वर्षों तक लगा है। बताइएगा यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो ऐसी स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर देता है? या 360 के तहत। किसके तहत? 360 के तहत। और अभी तक भारत में वित्तीय आपात लगा है? एक बार भी नहीं लगा है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात लगा है? एक बार भी नहीं लगा है। बताइएगा संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 368 के तहत हो जाएगा। संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? 368 के तहत हो जाएगा। और बताया अनुच्छेद 368 किस भाग में उल्लेखित है? 20 में हो जाएगा। संशोधन किस में हो जाएगा? 20 में हो जाएगा। और बताएगा संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। बताइएगा जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। यह किस अनुच्छेद के तहत था? 370 के तहत हो जाएगा। किसके तहत हो जाएगा? 370 के तहत। और बताइएगा जम्मू कश्मीर को से विशेष राज्य का दर्जा स्वतः ही कैसे समाप्त हो गया था? यह 31 अक्टूबर 2019 को जो है ना केंद्र शासित प्रदेश निर्मित होने के पश्चात ही विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। बताइएगा अभी वर्तमान समय में विशेष राज्य का दर्जा भारत के कितने राज्यों के पास है? 11 राज्यों के पास हो जाएगा। कितने राज्यों के पास हो जाएगा? 11 राज्यों के पास हो जाएगा, जिसमें 7 सिस्टर और सिक्किम को लगा के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना 8, 3, 11 हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करेगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 394 के क में हिंदी राजभाषा होगी। यह 343 के 1 में उल्लेखित है। हिंदी जो है राजभाषा होगी, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 343 के 1 में हो जाएगा। और राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करेगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 394 के क में हो जाएगा। बताइएगा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? यह 1951 हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और यह किससे संबंधित हो जाएगा? भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। और इसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। बताइएगा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है? यह किस संशोधन के तहत संभव हो पाया था? यह चौथा संशोधन हो जाएगा 1955 के तहत। किस संशोधन के तहत हो जाएगा? चौथा संशोधन 1955 के तहत हो जाएगा। बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के शर्तों के अनुसार बेरूबाड़ी और खुलना आदि क्षेत्र जो थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए थे? या 9वां संविधान संशोधन 1960 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत पाकिस्तान को खुलना और बेरूबाड़ी जैसे क्षेत्र जो है 1958 की संधि के तहत दे दिए गए थे? 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत हो जाएगा। बताइएगा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर व नगर हवेली को भारत में कब शामिल किया गया था? 1961 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1961 में शामिल किया गया था दादर व नगर हवेली को। और पुर्तगालियों के द्वारा दादर व नगर हवेली को कब मुक्त कर दिया गया था? 5 अगस्त 1961 को किया गया था। मुक्त कब किया गया था? 5 अगस्त 1961 को। और भारत के आधिपत्य में यह कब शामिल हो गया था? 11 अगस्त 1961 को शामिल हो गया था। पुर्तगाली 5 अगस्त को छोड़ दिए थे, यानी मुक्त कर दिए थे। और भारतीय संघ में सम्मिलित कब हो गया था? 11 अगस्त 1961 को सम्मिलित हो गया था। और यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था?
दादर व नगर हवेली भारत में शामिल, या 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत हो जाएगा? 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत जो है ना दादर व नगर हवेली के भारतीय संघ में शामिल हो गया था। बताइएगा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? या 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत हो जाएगा। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या कर लिया गया था? सम्मिलित कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? सम्मिलित कर लिया गया था। और अभी वर्तमान में दादर व नगर हवेली और दमन और दीव को सम्मिलित तौर पे केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे कब गठित किया गया है? या 24 जनवरी 2020 को किया गया। कब किया? हाँ सॉरी 26 हो जाएगा। 24 है, 26 है, अच्छा 2020 में किया गया केंद्र शासित, हाँ 26। बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी? या 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत? 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? या हाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति कितने वर्ष की आयु में होती है? 65 वर्ष की आयु में होती है। कितने वर्ष की आयु में होती है? 65 वर्ष की आयु में होती है। बताइएगा संपत्ति के अधिकार में और भी संशोधन करते हुए अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत संभव हो पाया था? या 17वां संविधान संशोधन 1964 के तहत संभव हो पाया था। बताइएगा मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषा। वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी भाषा हो जाएगी? 22 भाषा हो जाएंगी। और संविधान में भाग कितने टोटल? 22 भाग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 22 भाग हो जाएंगे। और हाँ और बताइएगा 15वीं भाषा के तौर पर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के तौर पर किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। और बताइएगा 3 और अन्य भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और अन्य 4 भाषाएं BDMS बोडो, डोंगरी और मैथिली संथाली को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 92-2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट हो जाएंगे। रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट हो जाएंगे। बताइएगा प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है? या सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। और बताइएगा प्राकृतिक तौर पर रबड़ जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लेटेक्स से। और बताइएगा भारत में एकमात्र राज्य जहां रबड़ की कृषि की जाती है यह केरल हो जाएगा। और कोट्टायम है ना। और बताया विश्व में रबड़ के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा देश हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। और सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को ही कहा जाता है। विश्व में रबड़ उत्पादन में पहला देश कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। बताइएगा रबड़ के वल्कनीकरण के पश्चात इसको आकार में एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग जो है वह किसमें क्या बनाने में किया जाता है? दस्ताने एवं रबर बैंड बनाने में किया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण के पश्चात इसको निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। और इस प्रकार के रबड़ का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? दस्ताना एवं रबर बैंड हो जाएगा। बताएगा वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किस व्यक्ति ने की थी? या चार्ल्स गुडियर के द्वारा की गई थी। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? चार्ल्स गुडियर के द्वारा की गई थी। बताएगा टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले रबड़ के उत्पादन में कितना प्रतिशत सल्फर का उपयोग किया जाता है? या 5% सल्फर का उपयोग किया जाता है, जो तिर्यक बंध के रूप में किया जाता है। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबड़ के उत्पादन में कितने प्रतिशत सल्फर का उपयोग तिर्यक बंध के रूप में किया जाता है? 5% सल्फर का हो जाएगा। बताइएगा
रबर जो है वह किस रसायन में आसानी से घुल जाता है? या कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। रबर जो है आसानी से किस में घुल जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड में रबर आसानी से घुल जाता है। बताइएगा, प्राकृतिक रबर जो है काफी मुलायम होता है, इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर जो है वो काफी मुलायम होता है, इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। और बताइए, प्राकृतिक प्लास्टिक किसको कहा जाता है? लाह को कहा जाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक किसको कहा जाता है? लाह को कहा जाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक किसको कहा जाता है? लाह को कहा जाता है। और बताए, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और बताए, कौन सा प्लास्टिक जो है वो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और पुनः अपने आकृति में स्वरूप में आ जाता है? या थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। सेटिंग वाला जो है ना वो मुलायम होने पर जैसे ढांचा में ढालिएगा उस अनुसार आ जाता है थर्मोसेटिंग। सेटिंग मतलब सेट करने पर निर्भर करेगा। बताइएगा, किसको ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? या थाइकॉल रबर को हो जाएगा? किसको हो जाएगा? थाइकॉल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर किस में प्रयोग किया जाता है? रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, विमानों के टायर सुचालक रबर के बने होते हैं ताकि उड़ने के दौरान विमान में वायु के घर्षण से संचित आवेश को क्या कर दिया जाता है? विमान के अवतरण के समय आसानी से भूमि में अंतरित कर दिया जाए। और बताइएगा, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। और बताइएगा, खाद्य पदार्थ जो होते हैं जो बंद पैकेट में आते हैं इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। बताइएगा, वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई और अपेक्षाकृत सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो उसको क्या कहते हैं? इनको रेसे कहा जाता है। वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई और चौड़ाई अपेक्षाकृत सैकड़ों या हजारों गुना अधिक होती है उसको क्या कहा जाता है? रेसे कहा जाता है। बताइएगा, नायलॉन जो शब्द है, नायलॉन या किन किन शब्दों से मिलकर बनाया गया है? या न्यूयॉर्क के एनवाई और लंदन के एलओएन से मिलकर बना है। और बताइएगा, कृत्रिम संश्लिष्ट रेशा कौन सा हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। कृत्रिम रेशा कौन सा हो जाएगा जो सेलुलोज से बनता है? या रेयॉन हो जाएगा। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। बताइएगा, विस्कोस फाइबर जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? या सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। और सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। और बताइएगा, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा रेशा था? क्या नायलॉन हो जाएगा। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा रेशा था? नायलॉन हो जाएगा। और नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया था? 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। और 1939 में महिलाओं के मोजे बनाने में प्रयुक्त किया गया था इस नायलॉन का। बताइएगा, हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इसे रेशे से अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस एस्टर में अनेकों रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉलीएस्टर कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉलीस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीस्टर कहा जाता है। बताइए, पॉलीएस्टर का प्रयोग जो है वह किन किन सामानों को निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है? या अग्निशमन में प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पाल नौकाओं में पाल बनाने में किया जाता है, और कपड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। पॉलिस्टर का प्रयोग किस किस के रूप में किया जाता है? अग्निशमन के प्रयोग तो हौज पाइप बनाने में किया जाता है, पाल नौकाओं में पाल बनाने में, और पॉलिस्टर का कपड़े निर्मित किए जाते हैं। बताइएगा, पॉलीप्रोपीन जो है वह किसका एकलक हो जाएगा? पॉलीप्रोपीन या प्रोपीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रोपीन का हो जाएगा। और बताइएगा, पॉलीपोप्रीन जो है वह इसका उपयोग किस में किया जाता है?
या रस्सियां निर्माण करने में, खिलौने पाइप बनाने में, रेसे आदि निर्मित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बताइएगा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या कहलाता है? या केवलर कहलाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किए जाने वाला फाइबर क्या कहलाता है? केवलर कहलाता है। क्या कहलाता है? केवलर कहलाता है। बताइएगा बरसाती कोट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बरसाती कोट निर्मित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा पेट्रोलियम प्रायः जो है प्राकृतिक गैस के नीचे पाए जाते हैं। कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। किस विधि के द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन। बताइएगा बलुआ पत्थर जो है वह किसका स्वरूप हो जाएगा? किस चट्टान का स्वरूप हो जाएगा? अवसादी चट्टान का स्वरूप हो जाएगा। बलुआ पत्थर किस चट्टान का स्वरूप हो जाएगा? अवसादी चट्टान का स्वरूप हो जाएगा। और बताएगा पेट्रोलियम कोयला जो है वह किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक हैं, इनकी कृतियां हैं, इनके नाम बताना है। बताइएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है वह किस व्यक्ति की कृति है? या सलमान रुश्दी की हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? सलमान रुश्दी की हो जाएगी। बताइएगा व्हाइट टाइगर किसकी हो जाएगी? अरविंद अडिगा की हो जाएगी। बताइएगा विक्ट्री सिटी किसकी कृति है? या सलमान रुश्दी की हो जाएगी। विक्ट्री सिटी किसकी हो जाएगी? सलमान रुश्दी की हो जाएगी। बताएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी हो जाएगी? अरुंधति राय की हो जाएगी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी हो जाएगी? अरुंधति रॉय की हो जाएगी। और बताएगा अरुंधति रॉय को इनकी किस कृति के लिए मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। और अभी हाल फिलहाल में इनकी कृति आई है मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी हो जाएगा। बताइएगा किरण देसाई को मान बुकर पुरस्कार कब मिला था? यह 2006 में मिला था। किरण देसाई को कब मिला था? 2006 में मिला था। और इनकी किस कृति के लिए मिला था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हो जाएगा। किस कृति के लिए मिला था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किसके कब मिला था? 2006 में मिला था। और अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए कब मिला था? 2008 में मिला था। बताइएगा ग्रैमी अवार्ड जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और बताइएगा यह कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 108 श्रेणियों में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 108 श्रेणियों में दिया जाता है। बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार जो है वह कब से देना प्रारंभ किया गया है? 1917 में। कब से देना प्रारंभ किया है? 1917। और 2025 में जो है ना वाशिंगटन पोस्ट को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या से संबंधित जो न्यूज दिखा है ना, इसके लिए मिला है वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार। बताइएगा हाँ बताइएगा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह कब से दिया जाने लगा है? या 1995 से दिया जाने लगा है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है? 1995 से दिया जाने लगा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? या विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विश्व शांति में उल्लेखनीय सहयोग या के लिए जो है सहयोग या भूमिका निभाने के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। बताइएगा कलिंग पुरस्कार जो है वह कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया? या 1952 से। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। और कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बीजू पटनायक। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बीजू पटनायक। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लियोनस फ्रांस हो जाएगा। हाँ लियोनस पेरिस फ्रांस। बताइएगा भारत रत्न पुरस्कार जो है यह कब से दिया जाने लगा है? 1954 से दिया जाने लगा है। भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है? 1954 से। बताइएगा भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दी जाते हैं? 3 व्यक्तियों को। लेकिन 2025 हाँ
बताइएगा। बताइएगा श्रेष्ठता श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न ही हो जाएगा। और बताइएगा साहस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। बताइएगा वरीयता सूची में भारत रत्न को श्रेष्ठता दी गई है। और बताइएगा किस साइड है? तो साथियों लुसेंट सीरीज का जो विविध दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश वर्णवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें बताइएगा नीलगिरी किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में हो जाएगा। नीलगिरी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा नौकरेक कहाँ हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा। और बताइएगा सुंदरवन कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और बताइएगा 10 डिग्री चैनल जो है किन किन के मध्य है? अंडमान और निकोबार के मध्य हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा हुआ 10 डिग्री चैनल किसके मध्य हो जाएगा? अंडमान और निकोबार के मध्य हो जाएगा। बताइएगा डिब्रू सखोबा कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। दिहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। दिहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा पंचमढ़ी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पंचमढ़ी जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइए कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। बताइएगा कच्छ का रण कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताएगा शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में हो जाएगी? या आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। बताइएगा कस्तूरी मृग परियोजना कब आई थी? यह 1970 में आई थी। कस्तूरी मृग परियोजना कब आई थी? 1970 में आई थी। और बताइए कस्तूरी जो है किस मृग के पास होती है? नर या मादा में से? नर के पास होती है। कस्तूरी किसके पास होती है? नर मृग के पास होती है। बताइएगा गिर सिंह परियोजना कब आई थी? यह 1972 में आई थी। और बताइएगा कस्तूरी मृग परियोजना जो 1970 में आई थी, यह जो योजना है किस संगठन के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में प्रारंभ की गई थी? यह IUCN के माध्यम से। किस संगठन के सहयोग से की गई थी? IUCN के माध्यम से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में प्रारंभ की गई थी। बताइएगा कछुआ संरक्षण कब आया था? या 1975 में आया था। कछुआ संरक्षण कब आया था? 1975 में। बाघ परियोजना कब आई थी? 1973 में। और बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। बताएगा घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब आई थी? 75 सही जवाब है। 1975 हो जाएगा। बताएगा गेंडा परियोजना कब आई थी? 1987 में। गेंडा परियोजना कब आई थी? 1987 में। बताएगा थामीन मृग परियोजना कब आई थी? या 1977 में। थामीन कहिए या संगाई हिरण कहिए, दोनों एक ही हो जाएगा। या कब आई थी? 1977 में आई थी। बताएगा हाथी परियोजना कब आई थी? 1992 में। हाथी परियोजना कब आई थी? 1992 में। और लाल पांडा परियोजना 1996। लाल पांडा परियोजना 1996। हाथी परियोजना 1992 में। लाल पांडा परियोजना 1996। और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। और बताएगा थामीन मृग परियोजना 1977 हो जाएगा। और कछुआ संरक्षण अधिनियम परियोजना 1975 हो जाएगा। बताएगा गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आई थी? यह 2006 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आई थी? 2006 में। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रीय रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग आने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती है? अवरक्त तरंगे हो जाएगी। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग आने वाली तरंगे कौन सी तरंग हो जाएगी? अवरक्त तरंगे हो जाएगी। बताएगा दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितने से कितने के मध्य होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितने से कितने के मध्य होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। बताइए आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आंतों से संबंधित रोगों का निदान करने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान और क्रिस्टल की संरचना प्राप्त करने के लिए किस किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। बताइए कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है? या अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। कीटों और क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती हुई
बढ़ जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? या डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। बताइएगा प्रकाश तरंग एक कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। कैसी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। प्रकाश में प्रवाहित अनुप्रस्थ हो जाएगा, ध्वनि में द हो जाएगा, बताइएगा भूकंपीय तरंगे एस तरंगे जो है कैसी तरंग हो जाएगी? यह भी अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। भूकंपीय तरंगे एस तरंगे कैसी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएगी। बताइएगा ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएगी। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। बताइए अल्ट्रासाउंड तरंगे जो है कैसी तरंग हो जाएगी? यह भी अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड तरंगे कैसी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत में से परावर्तित हो जाती है? या आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो वायु तरंगे जो है वायुमंडल के किस परत से परावर्तित हो जाती है? आयन मंडल से हो जाती है। बताइएगा कोबाल्ट 60 जो है सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, या किसके उत्सर्जन के कारण प्रयुक्त होता है? या गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण कोबाल्ट 60 जो है विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। किसके कारण? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बताइएगा बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? या सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बंद चूल्हा यानी ओवन में जो है किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? लाल का होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? लाल का होता है। इसीलिए इसको खतरे के संकेत के तौर पर प्रयोग किया जाता है। बताइएगा समुद्र में डूबे वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो फिजिक्स दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। हाँ। बताइएगा दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया था? या तुगलक वंश के द्वारा किया गया था 78 वर्षों तक। और दूसरे स्थान सबसे कम समय तक शासन किसके द्वारा किया गया था? खिलजियों के द्वारा किया गया था। 1290 से 1320 हो जाएगा। बताइएगा गुलाम वंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 1206 से लेकर 1210 तक रहे थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कौन व्यक्ति जो था वो गद्दी पे आया था? आराम शाह आया था। और मात्र कितने दिनों तक रहा था? 10 माह तक रहा था। कितने माह तक रहा था? 10 माह तक रहा था। और बताइएगा इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कितने रुपयों में खरीदा गया था? 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। कितने रुपए में खरीदा गया था? 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। इल्तुतमिश जो था ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश को कितने में खरीदा गया था? 1 लाख जीतल में। 1 टंका बराबर जो होता था ना 24 जीतल होता था, 48 जीतल था। 1 टंका बराबर 48 जीतल। चांदी का सिक्का होता था 1 टंका और जीतल होता था तांबा का सिक्का। और इसको इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कितना में खरीदा गया था? 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। और बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक कफूर को कितने में खरीदा गया था? 1000 दिनार में खरीदा गया था। कितने में खरीदा गया था? 1000 दिनार में खरीदा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान हो जाएगी। कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान हो जाएगी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की हो जाएगी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की हो जाएगी। और बताया कुतुब मीनार का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा का? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश पूरा करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश के। और जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार किस व्यक्ति के द्वारा कराया गया था? FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करा। हाँ, 2 ऊपर का जो मंजिल बिजली से टूट गया था 2 मंजिल बना दिया था। बताइएगा हाँ इल्तुतमिश जो था कहाँ का राज्यपाल था? जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था उस समय इल्तुतमिश कहाँ का राज्यपाल था? या बदायूं का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बदायूं का। और जब इल्तुतमिश गद्दी पे आया था तो यह बदायूं किस व्यक्ति को सौंप दिया था? अपने चचेरे भाई अलाउद्दीन जानी को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? अलाउद्दीन जानी को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? अलाउद्दीन जानी को सौंप दिया गया था। बताइएगा
हाँ, बताइएगा सैयद वंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी या खरीज खां के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? खरीज खां के द्वारा की गई थी। सैयद वंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? खरीज खां के द्वारा की गई थी। बताइएगा लोधी वंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। लोधी वंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। और बताइएगा मुगलों का भारत में आगमन जो है वह किस युद्ध के पश्चात स्थापना हो गई थी या पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के तहत हो गई थी। साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य रेलवे सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा उलगुलान आंदोलन के नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? या बिरसा मुंडा हो जाएंगे। उलगुलान आंदोलन के नेता और स्वतंत्रता सेनानी कौन हो जाएंगे? बिरसा मुंडा हो जाएंगे। और बताइएगा गोलो जनजाति जो है वह कौन सा त्योहार मनाती है या मोपिन त्योहार मनाती है? गोलो जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है? मोपिन त्योहार मनाती है। और बताइए कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक के तौर पे मनाती है? या थारू हो जाएगा। और क्यों मनाती है? क्योंकि यह अपने आप को रावण के वंश मानती है। हाँ, बताइएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी या नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी? त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज विजय के पश्चात गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। बताइएगा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है या राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल महोदय के द्वारा। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो बताइएगा राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। बताइएगा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वह किस विधि के द्वारा किया गया था या प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि के द्वारा किया गया था? प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 को हुआ था। प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। प्रथम बैठक जो हुई थी वह दिसंबर 1946 में हुई थी। बताइएगा और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। और स्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। और बताइएगा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? JL नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। बताइएगा भारत में किसके पास निश्चित परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है या केंद्र सरकार के द्वारा? और बताइएगा भारत में जो है नागरिकता जो है वह किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। किसके संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के, जहां पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। और अमेरिका में कैसी नागरिकता का प्रावधान? दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो जाएगा। ब्रिटेन में एकल नागरिकता का हो जाएगा और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का हो जाएगा। बताइएगा कहानी पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन हो जाएंगी? या अरुंधति रॉय हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? अरुंधति रॉय, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। बताइएगा भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां अधिकतम साक्षरता दर की है? या लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। बताइएगा बेनीहट्टी का युद्ध कब लड़ा गया था? या 1565 में लड़ा गया था। बेनीहट्टी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। और बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था रेलवे का वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहां ओपन किया है? या मानेसर में किया है। कहां किया है? मानेसर में किया है। बताइएगा सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? या 3000 रुपए का। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? या 3000 रुपए का। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 जो है किस शहर में आयोजित किया गया है? या नैरोबी में आयोजित किया। नैरोबी किस देश में हो जाएगा? केन्या में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? केन्या में हो जाएगा। बताइएगा किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? या जर्मनी में किया गया। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? या जर्मनी में। बताइएगा गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षित इंजीनियरिंग केंद्र कहां खोला है? या हैदराबाद में खोला है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षित इंजीनियरिंग केंद्र कहां खोला है? हैदराबाद में। बताइएगा
WEF ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पे रहा है? यह IIT दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? IIT दिल्ली हो जाएगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोग्रामिंग हॉल जो था ना, इसका नाम परिवर्तित करके वंदे मातरम हॉल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वंदे मातरम हॉल कर दिया गया। जहां पर प्रोग्राम नहीं होता हॉल का, उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। बताइएगा किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? या चीन के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा। सी जिनपिंग वहां के हैं। बताइएगा कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? यह भारत के द्वारा की गई है। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? यह भारत के द्वारा। बताइए बायोप्सी जांच जो होती है ये किसके लिए होती है? कैंसर के लिए होती है। बायोप्सी जांच किसके लिए? कैंसर के लिए। बताइए भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? या कनाडा के साथ। बीच में हो गया था टेंशन, अब हो गया है मेंशन। हाँ बताइए चर्चा में रहा है इडुक्की वन्यजीवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? या केरल में हो जाएगा। चर्चा में रहा है इडुक्की वन्यजीवी अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? या केरल राज्य के द्वारा लगाया है। किसके राज्य के द्वारा लगाया गया? केरल के द्वारा। बताइएगा किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। बताइएगा किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? या महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। और पीएम मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया था? या विशाखापट्टनम हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा जारी किए गए ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा शहर हो गया है? या कोपेनहेगन हो गया है, जो डेनमार्क की राजधानी है। कौन सा हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएगा। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पर समाप्त कर दी गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और हमारा ये होमवर्क सीरीज अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल आप लोग कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क जो है पूर्व में ही मिल जाएगा। उसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते विदा, फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।